गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 7 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, दूसरा है वियतनाम के मैप से संबंधित। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा देश के 48वें जो सीजेआई किनको बनाया जाएगा, जस्टिस NV रमन्ना को। अभी जो 47वें सीजेआई कौन है, शरद A बोबड़े। इनका जो है कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को समाप्त होगा और 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस NV रमन्ना अपना शपथ ग्रहण करेंगे और इनका जो कार्यकाल होगा 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, यानी कि अगले वर्ष 26 अगस्त तक इनका कार्यकाल होगा। इससे पहले जस्टिस रमन्ना जो है वो 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट के CJ भी रह चुके हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ये जो है जस्टिस रमन्ना, ये आंध्र प्रदेश के ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि देश के CJI बने हैं। इससे पहले वर्ष 1966-67 में जस्टिस K सुब्बा राव को भी बनाया गया था देश का CJI। इनके बारे में और बात करें तो वर्ष 2000 में ये आंध्र प्रदेश के परमानेंट जज बनाए गए थे और वर्ष 2013 में 10 मार्च 2013 से 30 मई 2013 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश, लेकिन एक्टिंग थे, यानी कि कार्यकारी चीफ जस्टिस बने थे आंध्र प्रदेश के। इसके बाद वर्ष 2014 में ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। इसके अलावा जब इंटरनेट का रिव्यू करना था जम्मू कश्मीर में, उस समय जो पैनल था उसमें ये शामिल थे। और जब RTI को दायरे लाया गया था, किसे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस को RTI के दायरे में लाया गया था, तो उसका पैनल भी ये थे, NV रमन्ना। अब बात करते हैं हम CJI की अपॉइंटमेंट के बारे में। इसमें हम देखेंगे उनके इम्पीचमेंट और कॉलेजियम सिस्टम के। तो पहले देखिए CJI, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब ये जो है राष्ट्रपति नियुक्ति जो करते हैं, उनके लिए एक पैनल होता है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। लेकिन अगर CJI से अलग जजों की नियुक्ति करना, तो उसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम जिसमें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। तो अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये आया कैसे, इसके लिए हमें 1950 से इतिहास को देखना होगा। 1950 से क्या होता है कि 1974 तक क्या होगा कि जो भी वरिष्ठ होते थे, वरिष्ठ न्यायाधीश, उन्हीं को बना दिया जाता था क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 1974 आपको पता, आपातकाल यानी कि 1975 से पहले इसका काफ़ी उल्लंघन हुआ। उसके बाद वर्ष 1982 में आता है प्रथम न्यायाधीश मामले। अब ध्यान सुनिएगा, प्रथम न्यायाधीश मामले। दूसरा है 1993 में, इसे हम द्वितीय सेकंड जजेस केस बोल सकते हैं आप। तीसरा है 1998 का और चौथा है 2015 का। ये चारों ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अन्य जजों की, है ना, तो इनके लिए जो राष्ट्रपति अनुमति मांगेंगे, यानी कि परामर्श शब्द यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। परामर्श का अर्थ, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि परामर्श का जो अर्थ है, इसका अर्थ केवल विचारों का आदान प्रदान करना है। विचारों का आदान प्रदान, छोटा शब्द लग रहा है ना। तो इसके बाद 1993 में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट कड़ा हो गई, क्योंकि सरकार के द्वारा किसी को भी बना दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे सब था विचारों का आदान प्रदान, यानी कि एक प्रकार से आपसे परामर्श कर रहे हैं लेकिन आपकी बात हम नहीं मान रहे। तो 1993 में क्या होता है, सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि परामर्श का जो अर्थ है, यहाँ पर मेरा अर्थ है कि सहमति प्रकट करना। यहाँ पे शब्द बदल गया, यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान, लेकिन यहाँ पर क्या है, सहमति प्रकट करना, यानी कि अपॉइंटमेंट में हमारी सहमति अब आवश्यक है। लेकिन उसमें एक और टर्म जोड़ा गया कि इसके लिए हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे, प्लस 2 अन्य जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य जज जो होंगे इसमें शामिल होंगे, यानी कि 3 लोगों का एक पैनल होगा जो अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश करेगी, है ना। इसके बाद थोड़ा सा सरकार भी बोलती है
ये कुछ हमें इसमें चाहिए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है और थोड़ा कड़ी होती है और कहती है 1998 में कि चलिए हमारी सीजेआई तो हो गई, सीजेआई प्लस 2 की जगह अब क्या होगा, 4 जज। ये 4 जज जो होंगे अपॉइंटमेंट के लिए अनुमति देंगे या फिर सहमति प्रकट करेंगे। इसे बोला जाता है बहुसंख्यक, यहाँ पे देखिएगा 1998 यहाँ पे क्या होता है, वो बोला गया कि बहुसंख्यक न्यायाधीशों का विचार प्रक्रिया, बहुसंख्यक न्यायाधीशों का विचार प्रक्रिया, यानी कि पहले जो 2 थे अब कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये जो है 1982, 1993, 1998 और 2015 अभी हम आते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर केवल सहमति, यहाँ पर परामर्श, विचारों का आदान प्रदान, यहाँ पर क्या था, सहमति प्रकट करना। अब यहाँ पर बहुसंख्यक न्यायाधीशों का विचार प्रक्रिया, बहुसंख्यक न्यायाधीशों का विचार प्रक्रिया, इसी को हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ये जो है कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि अब जो है न्यायाधीशों का जो किया जाएगा अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के या फिर अन्य न्यायाधीशों के, उसके लिए अब एक कॉलेजियम सिस्टम होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 अन्य जज भी होंगे। समझ गए, यानी कि लोग टोटल हो गए 5। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से कॉलेजियम सिस्टम चलती रहती है, लेकिन सरकार को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अनुसार जजों का अपॉइंटमेंट कर रही है, इसलिए वर्ष 2014 में क्या लाती है, यहाँ पे देखिएगा 2014 में एक बिल लेके आती है, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें इन जजों के अलावा यहाँ पर भारत सरकार अपने भी कुछ लोगों को शामिल करती है कि हमारे तरफ से भी कुछ लोग शामिल होंगे और अपॉइंटमेंट को अनुमति देंगे। लेकिन 2015 में क्या होता है कि जो NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो बिल लाया गया था, इसे बोलती है सुप्रीम कोर्ट की यह एक असंवैधानिक प्रक्रिया है और इस बिल को पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई और रद्द कर देती है, यानी कि ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। और 2015 में फिर से यह जो कॉलेजियम सिस्टम है वो संचालित होने लगता है, यानी कि ये जो 1998 वाला। तो आप समझ गए 1982 से 2015 का 1982, 1993, 1998 और 2015। फिर से रिकैप कर ले। विचारों, यहाँ पर क्या था, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, यहाँ पर सहमति, लेकिन CJI +2, इसमें CJI +4, और यही अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें एक NJAC ले आया जाता है। तो ये है इसमें। अब हम बात करते हैं महाभियोग की, जजों का जो महाभियोग कैसे होता है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। महाभियोग के लिए वर्ष 1968, इसे याद रखिएगा, 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम लाया, न्यायाधीश जांच अधिनियम, यानी कि एक्ट लाया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि अगर किसी जज को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो उसके लिए क्या होगा कि एक नियम बनाया गया कि अगर उसके लिए हटाना है तो प्रस्ताव लाना होगा। कहाँ पे, लोकसभा या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए 100 प्रस्तावकों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, यानी कि उस प्रस्ताव पर 100 जो MP होते हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। और राज्यसभा में अगर लाना है तो उसके लिए 50 प्रस्तावकों का, है ना, ये हस्ताक्षर होना चाहिए। और ये जो अगर मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, ठीक है, तो लोकसभा में क्या होता है कि अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होते हैं इस प्रस्ताव को अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये इन पर डिपेंड करता है। अगर ये अनुमति नहीं देते हैं तो वे तो मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर ये अनुमति देते हैं, यानी कि स्पीकर बोलते हैं कि चलिए आपका बात मानते हैं, यानी कि प्रस्तावकों की बात मानते हैं और हम जांच की अनुमति देते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, एक 3 सदस्यीय पैनल बैठती है, 3 सदस्यीय पैनल। अब इसमें क्या होता है, ये 3 कौन कौन होते हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा कोई नॉमिनेट यानी कि नामित व्यक्ति, क्योंकि कभी कभी CJI पे भी तो आरोप लग जाता है ना,
तो नामित व्यक्ति, इसके अलावा किसी हाई कोर्ट का, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और कोई तीसरा जो हो प्रतिष्ठित न्यायविद, यानी कि कोई भी प्रतिष्ठित जो होता व्यक्ति न्यायविद होना चाहिए, जिससे न्याय के बारे में काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। तो आप समझ गए, 3 सदस्य। अब इनके आधार पर जांच होगा। अब ये जांच को सही पाएंगे और ये क्या करेंगे, लोकसभा में, जहाँ पे मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आ गया था, तो यहाँ पे अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब इस पर क्या होगा कि लोकसभा में विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। इसके बाद यह कहा जाएगा राज्यसभा में, यहाँ पर भी इसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही पारित होता है अपने आप जो है यहाँ राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा, यानी कि पूरी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति के पास, और जो होगा यानी कि सीजे या फिर कोई भी जस्टिस, यानी कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश या जस्टिस, वो क्या होंगे, अपने पद से हट दिए जाएंगे, यानी कि महाभियोग उन पर पूर्ण हो जाएगा और वो अपने पद से हटा दिए जाएंगे। तो आप समझ गए महाभियोग की प्रक्रिया पूरा। नेक्स्ट है वियतनाम के बारे में। वियतनाम में क्या हुआ, फार्म मिन चीन को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये तो न्यूज़ भी है, और हमें वियतनाम के मैप को देखना है। ये देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ पर वियतनाम है। ये देखिए इसकी सीमा जो है कंबोडिया से, यहाँ पर लाओस से, और यहाँ चाइना से भी लगती है वियतनाम की सीमा। यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो अब देख लीजिए यहाँ वियतनाम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।